हे दिस इज़ हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। बात करेंगे आज की वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। प्रायः ऐसी धारणा है कि प्रत्येक शिक्षक को पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे तो जो सारे टीचर्स हैं उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे शिक्षक चुस्त बने रहते हैं, मीन्स वो एक्टिव रहते हैं, या फिर शिक्षक अपना मनोरंजन कर पाते हैं, मतलब वो इंटरटेन हो पाते हैं, या फिर शिक्षकों को खेलना आ जाता है या खेलना सीख जाते हैं वो, या फिर शिक्षक विद्यार्थियों का व्यापक मार्गदर्शन करने का पर्याप्त अवसर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा कि यदि कोई टीचर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल है तो वो विद्यार्थियों का व्यापक मार्गदर्शन करने का उसको एक मौका मिल जाता है। मीन्स स्टूडेंट्स के साथ उसके जो रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और वो उनका व्यापक मार्गदर्शन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक विषय वस्तु के को न्यूनतम पढ़ाए, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे न्यूनतम सीखें, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे पाठ्यचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ आवश्यक जानकारियां सीखें, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक दक्षता विकसित करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाए। तो प्रारंभिक शिक्षा में मीन्स बेसिक एजुकेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे न्यूनतम अधिगम मीन्स मिनिमम लर्निंग से क्या मीनिंग है ये आपसे पूछ रहा है। तो मिनिमम लर्निंग का मीन्स बच्चे जो उनका करिकुलम है उसमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि सभी बच्चे पाठ्यचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ आवश्यक जानकारियाँ सीखें, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जानकारियाँ हैं, उनको वो सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक किशोर बालक में मूल्यों को लाया जा सकता है। तो एक आपके पास बच्चा है जो कि किशोर है, एडल्टहुड में है, तो उस बच्चे के अंदर आप नैतिक मूल्यों को कैसे लाएंगे? नैतिक मूल्य मीन्स मॉरल वैल्यूज़ को आप कैसे लाएंगे? तो मॉरल वैल्यूज़ लाने के लिए आप मॉरल वैल्यूज़ के विषय में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ाएंगे, एक कुछ बुक्स उसे देंगे, या फिर किसी धर्म उपदेश वाली सभा में उसे भेजेंगे, मीन्स जहाँ पे कुछ भाषण वगैरह हो रहे हैं या धर्म उपदेश दिए जा रहे हैं, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ पे भाषण दिए जा रहे हैं, उपदेश दिए जा रहे हैं, ऐसी किसी सभा में या फिर ऐसे किसी गोष्ठी में उसे भेजेंगे, या फिर विद्यालयों में नैतिक मूल्यों पे व्याख्यान देकर उसको नैतिक मूल्यों को सिखाएंगे। मीन्स विद्यालय में आप आगे से जो होंगे लेक्चर्स देंगे नैतिक मूल्यों पे, ऐसे बच्चा सीख जाएगा, या फिर बालक के समक्ष नैतिक मूल्यों का स्वयं पालन करके उसको सिखाएंगे। तो सबसे बेटर जो तरीका है वो ये है कि आप बच्चे के समक्ष जो भी आप मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को या फिर किसी और मूल्यों को आप सिखाना चाह रहे हैं, किसी भी आदतों को सिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपको उसके समक्ष खुद उनका पालन करना चाहिए। मीन्स यदि कोई बच्चा झूठ नहीं बोलना है, आपको ये सिखाना है, मीन्स हमेशा सत्य बोलना है, तो आपको हर एक किसी भी कंडीशन में बच्चे के सामने सत्य बोलना पड़ेगा, सही बोलना पड़ेगा। तो बच्चा आपको देखकर स्वयं ही ये आदतें सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विद्यालयों में ड्रेस कोड, जो ड्रेस है इसलिए अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि, तो जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ड्रेस पहनना, ड्रेस कोड जो है वो क्यों जरूरी होना चाहिए? क्योंकि इससे बालक सुंदर दिख सकें, या फिर विद्यालयों को आर्थिक लाभ हो सके, मीन्स वो ड्रेस स्कूल से खरीदें और उनको स्कूल वालों को पैसे मिल पाएँ, या फिर विद्यार्थियों के गुम होने की संभावना ना हो, तो ये ड्रेस पहनी होगी तो बच्चा खोएगा नहीं, ये कंडीशन है, या फिर विद्यार्थियों में एकात्मकता झलके, मीन्स सारे विद्यार्थी एक जैसे दिखें, मीन्स विद्यार्थी जैसे दिखें। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा कि बच्चों में एकात्मकता झलके। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक विद्यार्थी यदि किसी शिक्षक के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है तो कोई बच्चा है वो किसी टीचर के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उस विद्यार्थी को उसकी गलती का आभास कराएंगे, या फिर विद्यार्थी की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, या फिर उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, और ऑप्शन डी, विद्यार्थी को दंडित करेंगे, मीन्स उसे पीटेंगे या फिर उसे कोई दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। यदि कोई विद्यार्थी कोई गलती करता है, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, तो आपका सबसे पहला जो रिएक्शन होना चाहिए वो ये, उसको मारना या फिर उसको पनिशमेंट देना, पनिश करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो मेन जो वर्क है, सबसे मेन जो ड्यूटी है सबसे पहले वो ये होनी चाहिए कि बच्चे को समझाएं, उसको उसकी गलती का आभास कराएं। तो ऑप्शन नंबर ए इन ऑप्शंस में से करेक्ट होगा, विद्यार्थी को उसकी गलती का
आभास कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, श्यामपट्ट शिक्षण के दौरान शिक्षकों को क्या करना चाहिए? मीन्स आप ब्लैक बोर्ड टीचिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप शिक्षक एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की ओर पीट करके पढ़ाना चाहिए, या फिर श्यामपट्ट पर लिखने के बाद उसके आगे खड़ा हो जाना चाहिए, ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े हो जाना चाहिए, या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय कुछ देर बाद विद्यार्थियों को देखते हुए उन्हें विषय वस्तु समझानी चाहिए? मीन्स आप लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं उनसे, और थोड़ी थोड़ी देर में विद्यार्थियों की ओर देख रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? या फिर श्यामपट्ट पर लिखना ही नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए श्यामपट्ट पर आपको लिखना ही नहीं चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा कि श्यामपट्ट पर लिखते समय कुछ देर बाद आपको विद्यार्थियों की ओर देखते हुए उनको चीज़ें समझानी चाहिए, मीन्स उनसे ध्यान नहीं हटाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश बच्चे उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे कौन से टीचर की क्लास में खुश होते हैं? ऐसा टीचर जो स्कूल का नेता हो, मीन्स सारे टीचरों का नेता हो, जो स्कूल में शिक्षकों का नेता हो। ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन के मामले में सख्त न हो, मीन्स वो ढीला ढाला हो अनुशासन के मामले में, तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन उसका नहीं हो, ऐसे टीचर को अच्छा मानते हैं। या फिर ऐसे टीचर को जो उनकी समस्याएं हल करता हो, या फिर ऐसा टीचर जो खेल कूद का इंचार्ज हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। सारे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे टीचर को अच्छा मानते हैं, या फिर ऐसे टीचर से खुश रहते हैं, उसकी कक्षा में खुश रहते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनता है और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालता है और उन्हें हल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? मीन्स शिक्षक जो अभिभावकों को मासिक रिपोर्ट भेजते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शिक्षकों को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है इसलिए मासिक रिपोर्ट भेजने के बाद, या फिर शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है, मीन्स बच्चे सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं है, हमारी रिपोर्ट जो है हमारे घर दे रहा है, तो उसे अलोकप्रिय बनाता है। या फिर विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का दायित्व कम हो जाता है, मतलब टेंशन नहीं रहती है स्टूडेंट्स के प्रति जो शिक्षक हैं उनकी, या फिर शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। जो टीचर अभिभावकों के पास उनके स्टूडेंट्स की, उनके बच्चों की मंथली रिपोर्ट भेजता है तो उससे जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनके बीच एक रिलेशन जो है वो क्रिएट रहता है, बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कभी कभी विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करते, तो प्राथमिक विद्यालय को विद्यार्थी पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के भय से वो प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करते, या फिर शिक्षक द्वारा दंडित होने पर, मीन्स टीचर उन्हें पनिशमेंट दे रहा है इसलिए वो पसंद नहीं करते, या फिर आनंदमय अधिगम नहीं होने पे, मीन्स जो लर्निंग है वो इंजॉइंग नहीं है, जॉयफुल लर्निंग नहीं है इसलिए वो प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करते, या फिर अनाकर्षित विद्यालयी वातावरण होने का, या फिर जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो अट्रैक्टिव नहीं है इसलिए उन्हें पसंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि जो आनंदमय अधिगम वहाँ पे नहीं होता है, मीन्स जो लर्निंग है वो जॉयफुल नहीं होती है, मीन्स लर्निंग उनको अच्छे तरीके से, जॉयफुल तरीके से नहीं होती है, तो इसीलिए वो प्राथमिक विद्यालय में खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि बच्चा जो है उसे खेल ज़्यादा पसंद है, खेलते हुए सीखना ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों के लिए लर्निंग बाय डूइंग वाली मेथड ज़्यादा बेटर रहती है। तो इसी कमी के कारण बच्चे जो हैं वो विद्यालय को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो लर्निंग है वो उनकी जॉयफुल नहीं हो पाती है, खेल खेल में लर्निंग नहीं हो पाती है। यदि खेल खेल में लर्निंग होगी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे ज़्यादा पसंद करेंगे और उससे ज़्यादा खुश रहेंगे इस प्रकार के लर्निंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छा अध्यापक वह है जो बच्चों की सहायता कर सकता है। किस चीज़ में अच्छा अध्यापक बच्चों की सहायता कर सकता है? उनके सर्वांगीण विकास में, या फिर समस्याओं के समाधान में, या फिर खेलने के लिए उनको अवसर प्रदान करने में उनकी सहायता करता है, या उच्च अंक प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। तो एक अच्छा जो अध्यापक है वो बच्चे के हर एक फील्ड में उसकी सहायता कर सकता है, मीन्स सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जो। तो पिछड़े बालक जो होते हैं वो कौन होते हैं? मीन्स जो बालक निर्धन परिवार से आते हैं उन्हें हम बैकवर्ड स्टूडेंट बोलते हैं, या फिर जो बोलने में गलत उच्चारण करते हैं, जिनको बोलना सही से नहीं आता है, वो बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं, या फिर शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य से नीचे होते हैं, मीन्स उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है वो नॉर्मल से कम होता है, या फिर वो अपना काम धीरे धीरे करते हैं। तो पिछड़े बालक वो होते हैं जिनका एकेडमिक जो अचीवमेंट है
वो नॉर्मल से नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को नहीं होना चाहिए, अच्छी टीचिंग के लिए शिक्षक को क्या नहीं होना चाहिए? जनतांत्रिक नहीं होना चाहिए, मीन्स जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, या अधिकारवादी नहीं होना चाहिए, अधिकार जमाने वाला, या फिर प्रगतिशील नहीं होना चाहिए, या फिर सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षण के लिए जो शिक्षक है वो जनतांत्रिक भी होना चाहिए और प्रगतिशील भी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, तो सिंपैथी भी उसमें होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक भी वो टीचर होना चाहिए, प्रगतिशील भी वो होना चाहिए, लेकिन अधिकारवादी नहीं होना चाहिए, मतलब अपने अधिकार का गलत प्रयोग करने वाला टीचर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है, जो टीचर है उसका जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है? एक सर्विस स्टेशन सहायक की तरह जो विद्यार्थियों को अनेकानेक प्रकार के ज्ञान से पूर्ण करता है। तो टीचर एक सर्विस स्टेशन सहायक की तरह है, मीन्स एक सर्विस स्टेशन हेल्पर की तरह है, जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट वर्क करने में या फिर डिफरेंट टाइप के नॉलेज उनको देता है, या फिर एक ऐसे मंत्री की तरह होता है, एक ऐसे लीडर की तरह होता है जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या एक पथ प्रदर्शक की तरह होता है जो विद्यार्थियों को के अधिकाधिक विकास के पथ पर उन्हें प्रशस्त करता है, या फिर एक निर्देशक की तरह होता है जो कक्षा में विद्यार्थियों के विद्यार्थी उपयोगी अनुभवों का चयन और उनकी व्याख्या करता है, मतलब वो उनके लिए कौन चीज़ें अच्छी हैं कौन चीज़ें गलत हैं इसका चयन करता है, इसको सेलेक्ट करता है। तो अब जो एक अच्छा टीचर है वो एक अच्छा पथ प्रदर्शक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। तो एक टीचर जो है, जो एक अच्छा टीचर है उसका, या फिर एक टीचर का जो प्राथमिक कार्य है वो एक पथ प्रदर्शक की तरह होता है जो विद्यार्थियों के अधिकाधिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है, मतलब बच्चों का विकास अधिक से अधिक हो इस बारे में वो हमेशा लगा रहता है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। तो गुड टीचर जो होगा वो क्या होगा? एक पथ प्रदर्शक होगा, एक फैसिलिटेटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षक यदि अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का उपयोग करता है, एक टीचर है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपना रहा है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में वो जो होमवर्क स्टूडेंट्स को देगा वो कैसा होमवर्क होना चाहिए? ऐसा होमवर्क जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, या फिर ऐसा होमवर्क जो अधिकतर विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम उपयोगी हो? पहला कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, ऐसा होमवर्क उसे देना चाहिए, या फिर ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए जो है वो न्यूनतम उपयोगी हो, बहुत ज़्यादा उपयोगी ना हो, ऐसा होना चाहिए, या फिर मंद अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी हो, मतलब जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए जो होमवर्क है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उनके लिए ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा होमवर्क होना चाहिए, या फिर केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन दे दिए जाएं जो कि केवल बहुत अच्छे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वही कर पाएँ, ऐसा होमवर्क होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो सभी अधिकांश विद्यार्थियों के लिए, मीन्स ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, मतलब सभी के लिए समान रूप से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ तक हो सके विद्यालयों की इमारतें कैसी होनी चाहिए? एक मंजिली होनी चाहिए, या फिर उनमें खुला मैदान भी होना चाहिए, या घनी बस्ती से बाहर होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। एक मंजिली भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हर प्रकार के बच्चे उस विद्यालय में जा सकें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मीन्स फिजिकली डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें आ सकें। सेकंड, उसमें खुला मैदान होना चाहिए, बच्चे को खेलने कूदने के लिए भी एक मैदान उसमें होना ही चाहिए, और घनी बस्ती से बाहर होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको अपनी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, और बस्ती से जो स्कूल है वो बाहर होना चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानाचार्य यदि अपने कुछ अधिकार शिक्षकों को सौंप देता है तो इससे बड़ा लाभ क्या होता है? मीन्स जो प्रिंसिपल है वो अपने कुछ अधिकारों को बाकी टीचर्स को दे देता है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? शिक्षकों को खाली समय नहीं मिल पाता है, मतलब जो टीचर्स हैं उनको खाली समय नहीं मिल पाता है अपना गप्पे हाँकने के लिए, या फिर
जो प्रिंसिपल है उसका कार्य हल्का हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों में जिम्मेदारी एवं सहभागिता की भावना पैदा होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य रुकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा कि यदि प्रिंसिपल कुछ अधिकार बाकी टीचर्स को दे दे तो टीचर्स में भी जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयारी का प्रथम प्रवेश द्वार है। तो आप टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो प्रवेश द्वार है, मतलब पहले क्या चीज़ अपेक्षित है, क्या होना चाहिए आपके अंदर, अपेक्षित इच्छा शक्ति और रुचि आपके अंदर होनी चाहिए, या फिर वेतन एवं अन्य सुविधाओं का विचार आपके अंदर होना चाहिए, मतलब वेतन अच्छा मिलेगा तभी आप टीचिंग करेंगे, या फिर सामाजिक सुयश की अभिलाषा, मीन्स टीचर बनेंगे तो आपका मान सम्मान ज़्यादा होगा, लोग आपको इज्जत देंगे इसलिए आप टीचर बनेंगे, मतलब ऐसा ये भावना होनी चाहिए आपके अंदर, या फिर सरल रोजगार की प्राप्ति, मीन्स टीचिंग बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, मतलब इजी रोजगार है तो इसलिए आपको टीचर बनना चाहिए, या फिर ये आपका मेन एम होना चाहिए, या फिर मेन आपकी जो थिंकिंग है वो ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा कि आपको टीचर तभी बनना चाहिए, या फिर आपके टीचिंग का प्रवेश द्वार ही यही है, आप टीचर तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर टीचिंग की इच्छा शक्ति और रुचि होगी, तभी आपको बनना चाहिए और तभी आप बन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्न में से किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए। एक जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें क्या चीज सबसे कम होनी चाहिए, रटना कम होना चाहिए, या फिर गृह कार्य कम होना चाहिए, वाद विवाद कम होना चाहिए, या फिर समस्या समाधान जो है वो सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम रटना उसमें होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए।